Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए राह के मुसाफिर, थक कर मत बैठ ए राह के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के कोचिंग क्लासेस में। प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसे आपने इस मशीन को आपने देखा भी है, और उसका नाम है गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली धारा मापी। ठीक है, आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक की मशीन पे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे आप गए होंगे तो इस तरह का कुछ डिब्बा रखा रहता है। देखो स्क्रीन के नीचे आ रहा है, इसको सीन करो। देखो डिब्बा टाइप का रखा रहता है, उसमें कैसे सुई लगी होती है। ठीक है, एमीटर तो देखा होगा। नॉर्मली एमीटर जो होता है वो गैल्वेनोमीटर का शुद्ध रूप होता है। ठीक है, एमीटर जो होता है वो गैल्वेनोमीटर में सुधार करके संट वंट लगा के एमीटर बना दिया जाता है। गैल्वेनोमीटर के पाथ में जब एक संट लगा दिया जाता है तो फिर बन जाता है एमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, मतलब यार भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खुश होने की तो बात ही यार, मैं तो बहुत खुश हूँ, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, और फिर इससे तो आप नॉर्मली देख भी सकते हो अच्छे से। ये फिजिक्स की ऐसी मशीन है जिसको आप बहुत आसानी से देख सकते हो, ख़रीद सकते हो। बहुत ज़्यादा 250 रुपये की मिलती है। हाँ, चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होती क्या है। चल कुंडली धारा मापी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से हम किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, और ये भी पता लगा सकते हैं कि इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। बात समझ में आई? जैसे हमारे पास ये कोई वायर है, तार है, अब इस तार में करंट है या नहीं है ये जानना हो तो भी हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। इस तार में कितना करंट है ये जानना हो तो भी हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। यानी गैल्वेनोमीटर दो काम करती है। एक तो संसूचन का काम करती है जिसे हम कहते हैं डिटेक्शन। ठीक है, संसूचन मतलब पता लगाना धारा है या नहीं है। ठीक है, डिटेक्शन का मतलब होता है धारा पता लगाना है या नहीं है। और मेजरमेंट यानी मापन, मापन का मतलब होता है मापना कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो कितनी धारा प्रवाहित होगी ये हो गया हमारा मेजरमेंट, और धारा है या नहीं ये पता लगाना हो गया डिटेक्शन। तो ये जो हमारी गैल्वेनोमीटर है ये डिटेक्शन का भी काम करती है और मेजरमेंट का भी काम करती है। आई बात समझ में? तो ये दो काम करती है। ठीक है, धारा के संसूचन यानी कि धारा की सूचना प्रदान करने में और धारा के मेजरमेंट में भी प्रयोग करते हैं इसको हम। ये होती कितने टाइप की है? तो भाई साहब ये दो टाइप की होती है, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर कोई भी हो उसका जो सिद्धांत होता है, उसका जो प्रिंसिपल होता है वो सिर्फ एक ही होता है, और वो प्रिंसिपल आपका होता है, आपको मैंने पीछे डेरिवेशन एक कराई थी वो वाला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो ये उसी सिद्धांत पर काम करती है। किसके सिद्धांत पर? तो आप बोलोगे कि जो धारावाही चल कुंडली धारामापी जो होती है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करती है। यानी टाउ बराबर NIBA साइन थीटा के सिद्धांत पर यह काम करती है। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ पता चल गई। अब बात करते हैं कि ये होती कितने टाइप की, तो मैंने बताया दो टाइप की होती है, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर को हिंदी में कहते हैं हम लोग निलंबित कुंडली धारा मापी। इसमें एक निलंबित कुंडली होती है ना, निलंबित कुंडली धारा मापी, और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कीलकित कुंडली धारा मापी। इसे हम लोग कीलकित कुंडली धारा मापी या वेस्टर्न धारा मापी भी कह सकते हैं, वेस्टर्न। ठीक है, चलिए अब हम बता दें आपको कि इन दो प्रकार की क्यों हुई है, दो टाइप की क्यों होती है। देखो जो सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर होती है उसमें प्रयोग किया जाता है फास्फर ब्रॉन्ज, एक मेटल होता है फास्फर ब्रॉन्ज जो कि एलॉय है। ठीक है, मिश्र धातु है फास्फर ब्रॉन्ज। तो फास्फर ब्रॉन्ज एक कॉपर का एलॉय होता है। ठीक है, एलॉय मतलब मिश्र धातु।
तो सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर जो होती है ये फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती इसमें लगी होती है। तो फास्फर ब्रॉन्ज की जो पत्ती होती है इसका एक दोष है। इसका दोष ये है कि वो बहुत पतली पत्ती होती है और बहुत ज़्यादा नरम होती है। तो उसको जब कहीं लाते ले जाते हैं तो वो पत्ती क्या होती है, टूट जाती है। तो यानी इसका एक दोष है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का कि इसे हम एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित नहीं कर सकते, लाने ले जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस दोष को दूर करने के लिए फिर दूसरी गैल्वेनोमीटर का निर्माण किया गया और वो थी पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, कौन सी थी? पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में ऐसा नहीं होता है, उसको आप कहीं से भी कहीं ले जाओ। ठीक है, अभी आप जो दुकानों पे देखते हो वो पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर होती है, इसका भी यूज़ नहीं होता है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, बट ज़्यादा सुग्राहिता अगर देखी जाए तो सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर की जो सुग्राहिता होती है बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और इसकी सुग्राहिता थोड़ी सी कम होती है। आगे की बात करते हैं कि इसमें बात करें, देखो आपने क्या क्या जान लिया। आपने जान लिया कि इसका काम क्या है। ठीक है, आपने जाना कि जो है ये धारा के यानी कि विद्युत धारा के डिटेक्शन में, करंट के डिटेक्शन में और करंट के मेजरमेंट में यूज़ की जाती हैं। ठीक, आपने जाना इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। इसका सिद्धांत है कि धारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर लगने वाला जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है उसके बेस पर यह काम करती है। टाउ बराबर NIBA sin थीटा के बेस पर यह काम करती है। ठीक, प्रिंसिपल भी जान लिया आपने, कार्य जान लिया, प्रिंसिपल जान लिया। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इसकी संरचना क्या है, इसमें क्या क्या होता है, इसके कितने पार्ट हैं। ठीक है, तो इसकी संरचना यानी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे अब हम। तो चलो कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो संरचना की अगर हम बात करें तो इसमें जो है एक एल्यूमिनियम के फ्रेम पर, ठीक है, ये देख रहे होगे लिखा हुआ है एल्यूमिनियम का फ्रेम। ठीक है, एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे का इंसुलेटेड तार, किसका? तांबे का इंसुलेटेड तार, पृथक्कृत बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तांबे का इंसुलेटेड तार लपेट कर बनाई गई एक आयताकार कुंडली होती है। देखो ये देख पा रहे होगे एल्यूमिनियम का फ्रेम हो गया, तांबे के तार की कुंडली, ये क्या है? तांबे के तार की कुंडली है। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे तांबे का तार लपेट कर बनाई गई एक क्या होती है? कुंडली होती है। ये कहाँ गया? ये है कुंडली। ठीक है, तांबे का तार लपेट कर बनाई गई एक क्या होती है? कुंडली होती है। ये हमारा हो गया एल्यूमिनियम का फ्रेम। ठीक है, ये लोहे की क्रोड होती है अंदर, नर्म लोहे की क्रोड। ये नर्म लोहे की जो ब्लैक कलर से देख रहे हो ये नर्म लोहे की क्रोड है, क्रोड को C से दिखाया गया है। ठीक, इसके ऊपर ये एल्यूमिनियम का फ्रेम चढ़ा हुआ है, क्रोड के ऊपर एल्यूमिनियम का फ्रेम। एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर तांबे के तार लपेट कर एक कुंडली बनाई गई है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो इसमें एक आयताकार कुंडली होती है, इसमें क्या होती है? एक आयताकार कुंडली होती है जो एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे का तार लपेटकर बनाई जाती है। ठीक है, अब दूसरी की बात करें कि इसमें देखो ऊपर देखो थोड़ा सा ये लगा हुआ है, क्या लिखा है? फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती। तो बोलेंगे कि इस कुंडली को एक फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती के सहारे, ठीक है, इस कुंडली को, किस कुंडली को? इसी कुंडली को, इस कुंडली को फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती के सहारे चुंबक के दो ध्रुवों N व S के बीच में लटकाया जाता है। चुंबक के दो ध्रुवों N व S, एक ही चुंबक है। ठीक है, और इसको घोड़ा नाल चुंबक कहते हैं, नाल चुंबक या घोड़ा की नाल चुंबक। ठीक है, घोड़ा नाल चुंबक। तो घोड़ा नाल चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में कुंडली को एक फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती के सहारे या पतली पत्ती के सहारे क्या करते हैं? लटका देते हैं। ठीक है, पत्ती का जो ऊपरी सिरा होता है वो मरोड़ टोपी। ठीक है, लिखते भी जाना, अगर लिखते रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रिप्ले करके देख लिया करना, लिख लेना एक एक टॉपिक, बाकायदा पॉइंट वाइज लिखना। ठीक है, मरोड़ टोपी का ऊपरी सिरा, देखो फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती का ऊपरी सिरा। ठीक है, फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती का ऊपरी सिरा मरोड़ टोपी से तथा निचला सिरा एक स्प्रिंग से जुड़ा होता है। स्प्रिंग भी उसी की बनी होती है फास्फर ब्रॉन्ज की। ठीक है, ऊपरी सिरा, बात समझना, फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती का ऊपरी सिरा मरोड़ टोपी तथा निचला सिरा एक स्प्रिंग से जुड़ा होता है। ठीक, और दो टर्मिनल होते हैं T1 व T2। अब
निलंबन पत्ती का जो निचला भाग होता है, निलंबन पत्ती आप देख रहे हो, इसको ही निलंबन पत्ती कहा जाता है। जो फास्फोर ब्रॉन्ज की पत्ती है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, निलंबन पत्ती। ठीक है, निलंबन पत्ती। तो जो निलंबन पत्ती का निचला सिरा होता है, निलंबन पत्ती का निचला सिरा, उसके निचले सिरे पर एक दर्पण लगा होता है। क्या लगा होता है? एक छोटा सा एक दर्पण लगा होता है। ठीक है, और इसी दर्पण की सहायता से, और ये हाँ, ये दर्पण जो होता है ये पत्ती के साथ साथ घूमता है, ये भी ध्यान रखना। ये जो दर्पण होता है ये पत्ती के साथ साथ घूमता है, और इस दर्पण की सहायता से ही हम एक लैंप पैमाने की सहायता से अपनी माप को क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। माप को क्या किया जाता है, पढ़ लेते हैं। ठीक है, पैमाने, लैंप पैमाने तथा इस दर्पण की सहायता से, इस दर्पण पर लैंप पैमाने की सहायता से और जो हमारी माप होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब जिस धारा का, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखेंगे कि जिस धारा का मापन करना होता है, ठीक है, उसे T1 टर्मिनल T1 से निवेश कराते हैं, इसीलिए इसको निवेशी टर्मिनल कहा जाता है। ठीक है, कहाँ से निवेश कराते हैं, तो निवेश मतलब प्रवेश। ठीक है, टर्मिनल T1 से इनपुट करा देंगे। ठीक, टर्मिनल T1 से क्या करा देंगे, इनपुट करा देंगे, निवेश कराएंगे जिस धारा को मापना है। आई बात समझ में? उसके बाद में ये इसमें आएगी, इस पर बलाघूर्ण लगेगा स्प्रिंग पर, जिससे ये घूमेगी पत्ती और इस पर माप दिखाई देगी दर्पण पर। फिर यहाँ नीचे से धारा वही चली जाएगी, तो कहाँ से होकर जाएगी, तो T2 से होकर जाएगी। तो T2 को हम लोग बोलेंगे निर्गत टर्मिनल। क्या बोलेंगे, निर्गत टर्मिनल या आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये थी इसकी संरचना। फिर से सरसरी नज़र में एक बार देखते हैं। इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जिसके अंदर नरम लोहे की क्रोड होती है, बाहर एल्युमिनियम का फ्रेम होता है, उसके ऊपर पतले तांबे के इंसुलेटेड तार लपेटकर एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है। ठीक है, वो कुंडली एक फास्फोर ब्रॉन्ज की पतली पत्ती से जुड़ी होती है, और कुंडली को जो है फास्फोर ब्रॉन्ज की पतली पत्ती के सहारे चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में लटकाया जाता है। पत्ती का ऊपरी सिरा मरोड़ टोपी से, निचला सिरा एक स्प्रिंग से जुड़ा होता है। पत्ती के निचले सिरे पर एक दर्पण M लगा होता है, जिस पर धारा की माप को एक लैंप पैमाने की सहायता से पढ़ लिया जाता है। बात खत्म। जिस धारा को मापना होता है उसे T1 से जोड़ते हैं, जो कि T2 से बाहर निकल जाती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इस धारा मापी में, ये भाई धारा मापी के अंदर की संरचना है ना, ये बाहर से आपको थोड़ी ऐसा दिखेगा। इस धारा मापी में ये जो पतली पत्ती होती है, ये लेने ले जाने में, उठाने में जो है ये टूट जाती है बहुत जल्दी, ज़रा सा धक्का लगा के टूट जाएगी। तो इस सिस्टम से बचने के लिए, ठीक है, इस दोष से बचने के लिए क्या किया गया कि वेस्टर्न कुंडली धारा मापी का निर्माण किया गया। अब हम बात करते हैं कि वेस्टर्न कुंडली धारा मापी क्या होती है, जिसे हम लोग कहते हैं जो है वो पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, इतना सिर्फ आपको देखना, उधर का भूल जाइए। ठीक है, पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर इससे सरल है, छोटी है और संरचना भी सिंपल है। वैसे इसमें भी सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। देखो इसमें क्या होता है कि इसमें भी वैसे ही एक कुंडली होती है, जैसी उसमें होती है सेम ऐसे ही एल्युमिनियम के फ्रेम पर, लोहे की क्रोड पर तांबे का तार ऐसे ऐसे करके लपेटकर बनाई गई एक कुंडली होती है। ठीक है, N व S के बीच में वो भी लटकी होती है। बस इसका लटकाने का सिस्टम ये होता है कि यहाँ पर जो है एक स्प्रिंग लगा देते हैं, और स्प्रिंग को ही टर्मिनल बनाया जाता है। यहाँ ऊपर की ओर भी एक स्प्रिंग लगी होती है, यानी कुंडली के ऊपर, ऊपरी सिरा और निचले सिरा दोनों पर एक स्प्रिंग लगी होती है, और वो स्प्रिंग जो है टर्मिनल का भी काम करती है। आई बात समझ में? स्प्रिंग जो होती है वो टर्मिनल का भी काम करती है। ठीक है, तो दोनों जगह T2 लिख दिया, यहाँ T1 होना चाहिए। ठीक है, और ये हमारा जो है ऐसे लगा हुआ है। ये जो है आप देख पा रहे हो, ये पैमाना है 30 एम्पियर से 30 एम्पियर, 0 से 30 एम्पियर, 0 से 30 एम्पियर। अगर सुई इधर को 20 एम्पियर दर्शा रही है तो इसका मतलब धारा की दिशा इधर है और 20 एम्पियर है। ठीक है, और अगर सुई इधर को दर्शा रही है तो यानी धारा की दिशा इधर की ओर है
जितना भी एम्पेयर बताएगी उतना एम्पेयर। मतलब ये जो है धारा की, ये जो हमारी वेस्टर्न कुंडली गैल्वेनोमीटर है, ये सिर्फ धारा को मापती ही नहीं बल्कि धारा की दिशा को भी बताती है। ठीक है, वेस्टर्न कुंडली गैल्वेनोमीटर। तो ये था हमारा प्रिंसिपल, मतलब इसकी संरचना ये थी और इसमें कुछ है नहीं। जिस धारा को जोड़ना होता है उसको T1 से जोड़ देते हैं, T2 से निकल जाती है और धारा का मान यहाँ पर पता चल जाता है। ये तो जानते हो। ये स्प्रिंग होती हैं, इन स्प्रिंग्स पर ये जो हमारी कुंडली होती है वो ऐसे 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 घूमती है। ठीक है, तभी ये स्प्रिंग इधर उधर आती जाती है। समझ में आई बात? तो ये थी वेस्टर्न कुंडली गैल्वेनोमीटर जो इसके दोष को दूर करती है। इसको आप कहीं भी ले जा सकते हो, 200-250 की मिल जाएगी, 250 से नीचे नहीं मिलेगी। ठीक है, आप इसको ला करके इसका यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें बटन्स लगी होती हैं सामने, लाल और काली और हरी। ठीक है, उनको खोल करके पेंच लगे होते हैं, पेंच को खोल करके उनमें तार जोड़ दीजिए दोनों अपने, आराम से वो मेज़रमेंट करके बता देगा। ठीक है, ये ज़्यादा अतिसूक्ष्म धाराओं को माप सकती है, लगभग 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, 10⁻⁻6 एम्पियर तक की धारा को भी ये जो है माप सकती है, ये वेस्टर्न कुंडली गैल्वेनोमीटर। और इसकी जो क्षमता होती है वो इससे भी ज़्यादा होती है इस वाले की। बट इसमें प्रॉब्लम है, एक तो लैंप पैमाने का यूज़ करना पड़ता है, तो इसका मेज़रमेंट पढ़ना, माप को पढ़ना भी बड़ा टफ होता है। दूसरी बात ये है कि इसकी जो पत्ती होती है वो बड़ी नरम होती है। ठीक है, तो इसका यूज़ इसीलिए अब ज़्यादा नहीं किया जाता है, इसी का यूज़ किया जाता है। आई बात समझ में? तो ये तो थी इनकी संरचना। मुझे लगता है कि आपको पूरी तरीके से एकदम समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप सिद्धांत को समझिए। ठीक है, सिद्धांत इसका क्या है, क्योंकि अभी तक हमने सिद्धांत में सिर्फ एक लाइन जानी थी, अब हमें थोड़ी सी डेरिवेशन करेंगे सिद्धांत में। ओके, तो चलो अब हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देंगे, इसको मिटा दें, चलो इसी को मिटा देते हैं। ठीक है, अब तो सब लिख लिए होगे तो सब मिटा ही देते हैं। अब देखिए कि इसका प्रिंसिपल क्या कहता है। बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, यानी कि इसके सिद्धांत की। ठीक है, तो आप तो जानते हो कि जब भी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, जब भी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाएगी तो कुंडली पर जो बल युग्म का आघूर्ण लगेगा वो क्या लगेगा? कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप, कुंडली पर लगने वाला, कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण क्या होगा वो? तो भाई साहब टाउ से लिखा जाता, जानते ही हो। ठीक है, या लिख सकते हो जब धारा प्रवाहित की जाती है, जब धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, जब धारा प्रवाहित की जाती है तब कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो जब धारा प्रवाहित की जाएगी तो कुंडली पर कितना बल आघूर्ण लगेगा? ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे जब धारावाही कुंडली को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता था तो उस पर कितना बल आघूर्ण लगता था। देखिए, टाउ बराबर N I A B साइन थीटा, यही तो प्रूफ किया था हम लोगों ने। ठीक है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि आयताकार कुंडली ऐसे होती है और ये भाई साहब लोग कौन? यही अपने ध्रुव, कौन ध्रुव? N और S। ठीक है, N और S भाई साहब लोग होते ही ऐसे होते। तो इस चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। और जब चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य होता है तो थीटा इक्वल टू ले लेते हैं 90 डिग्री। हर एक स्थिति में वो कोण लंबवत रहता है, चुंबकीय क्षेत्र जो है हर एक स्थिति में लंबवत रहता है। ठीक है, तो उसी कंडीशन को लेकर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। थीटा इक्वल टू हमारा कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से टाउ इज इक्वल टू निकल कर आएगा आपका NIAB, बस इतना सा निकल कर आएगा। टाउ को हम लोग बोलते हैं विक्षेपक बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं हम लोग? विक्षेपक बल आघूर्ण।
ठीक है, क्योंकि ये जब उत्पन्न होगा ना कुंडली में तो कुंडली विक्षेपित होगी। जब ये उत्पन्न होंगे भाई साहब तो कुंडली में तो कुंडली क्या होगी, विक्षेपित होगी, स्प्रिंग विक्षेपित होगी। ठीक है, कुंडली विक्षेपित होगी और कुंडली को विक्षेपित करने से पहले इनको लड़ना होगा जो नीचे 2 स्प्रिंग लगी थी उन स्प्रिंग की पावर से। ठीक है, जो नीचे 2 स्प्रिंग लगी थी उन स्प्रिंग से इनको लड़ना होगा। आई बात समझ में? पहले इनको स्प्रिंग से जितना ये ऐंठन बल, जितना ये बल आघूर्ण है, ये बल आघूर्ण पहले उस स्प्रिंग में जो भी पावर है उसके बराबर जाकर उसको नष्ट करेगा, तब जाकर ये विक्षेपित कर पाएगा कुंडली को, वरना विक्षेपित नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में? तो देखो जैसे मैंने ये हाथ पकड़ रखे हैं दोनों, अब आप मेरे हाथ में मारो तो मैंने जितनी पावर से, जितनी ताकत से इनको पकड़ रखा है, ठीक है, अगर आप उससे कम ताकत लगाओगे तो ये नहीं छूटेगा। ठीक है, या तो आप उससे अधिक लगाओ या उतनी ही ताकत लगाओ। ठीक है, पहले तो आपको उतनी ताकत लगानी पड़ेगी जितनी ताकत से हमने पकड़ रखा है, तो ये ढीला हो जाएगा। फिर अधिक ताकत लगा दोगे तो छूट जाएगा बिल्कुल। सेम कंडीशन, पहले इसको इसके बराबर ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, इन भाई साहब को किसके, ये जो कुंडली है हमारी, ये जो स्प्रिंग थी हमारी, ऐसे ऐसे करके इस स्प्रिंग की लड़ना पड़ेगा इससे। तो स्प्रिंग देखो कैसी होती है, स्प्रिंग तो ऐंठी हुई होती है। ठीक है, सबसे पहले तो वो मरोड़ी रहती है। 2 चीज़ें उसमें, मरोड़ होती है उसमें। ठीक है, मरोड़ किसे कहते हैं, ये जो है ये मरोड़, इसको मरोड़ कहते हैं। ठीक है, और ऐंठन ये वाली सिस्टम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐंठन कहते हैं। तो उसमें 2 चीज़ें होंगी, मरोड़ता भी होगी उसमें और ऐंठन भी होगी इसमें, स्प्रिंग में। ठीक, तो मरोड़ दृढ़ता, मरोड़ने की जो पावर होगी, मरोड़ की जो पावर होगी, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे दृढ़ता, मरोड़ दृढ़ता, मुड़ने की मजबूती। ठीक है, मरोड़ दृढ़ता को जब हम ऐंठन से गुणा करा देंगे तो एक नया चीज़ आएगा, उस बल को समाप्त कर, एक उसकी पूरी पावर आ जाएगी और उस बल को जो समाप्त करेगा उसे हम कहेंगे प्रत्यानयन बल। क्या कहेंगे, प्रत्यानयन बल। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि यदि कुंडली की मरोड़ दृढ़ता, यदि कुंडली की मरोड़ दृढ़ता C हो तथा कुंडली की, अरे नहीं यार, स्प्रिंग की, यदि स्प्रिंग की, ठीक है, स्प्रिंग बोल सकते हैं या पत्ती बोल सकते हैं, समझ गए। यदि स्प्रिंग की, वेस्टर्न अगर करेंगे तो वेस्टर्न के हिसाब से स्प्रिंग की होगा। ठीक है, और अगर हम कीलकित कुंडली करें, निलंबित कुंडली धारामापी कर रहे होंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे पत्ती की, उसमें पत्ती का भी कमाल होता है। तो यदि स्प्रिंग की मरोड़ दृढ़ता C हो तथा ऐंठन फाई हो, ऐंठन क्या हो, फाई हो, ठीक है, तब प्रत्यानयन बल आघूर्ण। प्रत्यानयन बल आघूर्ण का मतलब है कि ये जो टाउ वाला बल आघूर्ण है, ये जितना उस पर बल आघूर्ण लगाएगा स्प्रिंग पर, उसको सहन करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए जो भी बल आघूर्ण आएगा, ठीक है, उस बल आघूर्ण को हम कहेंगे प्रत्यानयन बल आघूर्ण। जैसे कि आप हमारे तरफ बल लगाओ, तो जब हम किसी चीज़ पर बल लगाते हैं तो वह चीज़ भी हमारी तरफ विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ। ठीक है, न्यूटन का 3rd लॉ, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी हमारी तरफ उतना ही बल लगाती है। तो सेम कंडीशन है कि जब ये हमारे पास स्प्रिंग है, आप किसी बल आघूर्ण के सहारे, मान लो इसको पेन है, पेन को अगर हम घुमाना चाहें तो देखो एक चांस ये घूमता नहीं। क्यों नहीं घूमता? क्योंकि उसके अंदर से भी हम इसको घुमा रहे हैं, मतलब हम फिर समझो, हम इसको बाहर से घुमा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, बल आघूर्ण लगा रहे हैं। जब किसी चीज़ को घुमाते हैं तो उस पर क्या लगाता है, क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है। ठीक है, पंखा नाचता है तो उसमें बल आघूर्ण होता है, तभी वो नाचता है। तो हम इसको घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं घुमाने की, लेकिन नहीं घूम रहा है क्योंकि हमने ऊपर पकड़ रखा है। अब जितनी पावर के साथ मैंने ऊपर पकड़ रखा है, अगर वो पावर मेरे द्वारा बाहर से लगाए गए बल के बराबर हो जाएगी तो ये घूमना स्टार्ट कर देगा।
ठीक है, और अधिक लगाएंगे तभी घूमेगा, अगर मैं कम बल लगाऊं तो ये घूमेगा नहीं। तो कहने का मतलब सीधा सा तात्पर्य ये है कि जो बाहरी बलाघूर्ण, जो विक्षेपक बलाघूर्ण है, वो जब तक प्रत्यानयन बलाघूर्ण के बराबर नहीं होगा तब तक साम्यावस्था नहीं आएगी, कुंडली विक्षेपित कुंडली जो है साम्यावस्था में नहीं आएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हमको ये पता करना होगा प्रत्यानयन बलाघूर्ण क्या है। पता चल गया कि जब हम बाहर से बलाघूर्ण लगाएंगे घुमाने के लिए तो उसका विरोध में जो बलाघूर्ण उत्पन्न होगा, उसके विरोध में जो अंदर से पत्ती या स्प्रिंग के अंदर से जो बलाघूर्ण उत्पन्न होगा, उस बलाघूर्ण को हम कहेंगे प्रत्यानयन बल आघूर्ण। क्या कहेंगे? प्रत्यानयन बल आघूर्ण। और जो हम बाहर से लगा रहे हैं वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा विक्षेपक बल आघूर्ण। आया समझ में? ठीक है, देखो विक्षेपक बल आघूर्ण लगाने पर स्प्रिंग या कुंडली, स्प्रिंग या पत्ती में जो अंदर से उत्पन्न हो उसका विरोध करने के लिए उस बलाघूर्ण को हम कहते हैं प्रत्यानयन बलाघूर्ण। तो प्रत्यानयन बलाघूर्ण जो होगा वो C5 होगा। C5 मतलब मरोड़ दृढ़ता और ऐंठन के गुणे के बराबर होगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि साम्यावस्था बनाए रखने के लिए, साम्यावस्था के लिए, ठीक है, कुंडली को एक स्थिति में रोकने के लिए, साम्यावस्था के लिए, साम्यावस्था के लिए क्या जरूरी है? विक्षेपक बल आघूर्ण। क्या जरूरी है? जरूरी है कि विक्षेपक बल आघूर्ण बराबर हो प्रत्यानयन बल आघूर्ण के, प्रत्यानयन बल आघूर्ण के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो विक्षेपक बल आघूर्ण को हमने क्या माना है? टाउ। तो सीधे से लिख देंगे टाउ बराबर C5। अब चाहो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा और लिख सकते हो, टाउ की जगह पर NIAB बराबर C5। ठीक है, अब यहाँ से और निकल आएगा I बराबर C/NAB इंटू 5। ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे माना। ठीक है, जहाँ लिखो, माना नहीं, जहाँ C/NAB इज इक्वल टू K। और K क्या है? K क्या है भाई? K को हम लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? धारा परिवर्तक गुणांक। क्या बोलते हैं? धारा परिवर्तक गुणांक, जो कि एक कांस्टेंट है, नियतांक है। धारा परिवर्तक गुणांक कह सकते हो, धारा परिवर्तक नियतांक कह सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको रख दो तो I बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? I बराबर इसकी जगह पे K रख देंगे, इसकी जगह पे K, तो क्या आ जाएगा? K5। क्या आ जाएगा? K5। अब अगर K को निगलेक्ट कर दें, हमको याद है कि जब हम बराबर का निशान लगाते हैं, अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं, इक्वल का निशान लगाते हैं, ठीक है, तो एक कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ उल्टा कार्य करना है, यहाँ कांस्टेंट हटाना है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाना है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट गायब कर दो, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5। ठीक है, यहाँ 5 को हम लोग जो है विक्षेप मानकर चलेंगे, कितना विक्षेप हो रहा है। ठीक, तो सीधे तौर पर हम यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चल कुंडली धारामापी में, चल कुंडली धारामापी में प्रवाहित की गई धारा, प्रवाहित की गई धारा उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये आपका सिद्धांत भी क्लियर हो गया। ठीक है, सिद्धांत भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये आपकी गैल्वेनोमीटर कंप्लीट हो चुकी है। आगे का जो देखते हैं क्या टॉपिक इसमें है, हमारे ख्याल से अब एमीटर होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे एमीटर पढ़ेंगे। एमीटर के बाद में शायद वोल्ट मीटर भी है,
तो होगा तो वो भी पढ़ा जाएगा, सिलेबस में देख लेंगे, ठीक है। तो एमीटर तो निश्चित आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और एमीटर, गैल्वेनोमीटर का एमीटर में रूपांतरण ये भी आता है, पेपर में पूछा जाता है। तो भाई साहब सब लोग तैयारी गजब की करते रहो, समय वमय है नहीं, बस लग रहा है कि तुमको समय बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और पढ़ रहे नहीं हो ये तो हमको भी पता है, पढ़ाई करते रहो सब लोग अच्छे से, ठीक है। तो चलें, बाय बाय, नमस्कार, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।